जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जो वीडियो रहेगा बेटा वो प्रीवियस टॉपिक के अकॉर्डिंग रहेगा। जो हमारा टॉपिक था प्लेसेंटा, और आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा की व प्लेसेंटा के कार्यों की बात करेंगे। प्लेसेंटा क्या होता है ये हमने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार जाकर जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बराबर देखिए तो आपको प्लेसेंटा के प्रकार बराबर रूप से समझ में आ जाएंगे। ये जो टॉपिक है आपका ये कॉमन टॉपिक है, ये 12th में भी चलता है आपके, इसके अलावा फर्स्ट ईयर में भी चलता है आपके, और फर्स्ट ईयर के अंदर सेकंड सेमेस्टर के अंदर चलता है, जिसके एग्जाम भी अभी होंगे। 12th के अंतर्गत ये रिप्रोडक्शन के साथ में चलता है, जिसमें अपन डेवलपमेंटल पढ़ते हैं, वहां काम आता है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए डायरेक्ट शुरुआत करते हैं आज की। और पहला नाम है हमारे पास में प्लेसेंटा के आधार पर अगर हम बात करें तो सबसे पहला है घनिष्ठता के आधार पे। घनिष्ठता का मतलब है अपने पास में बेटा कि संबंध कितना गहरा होगा। तो याद करो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये जो संबंध होता है, ये जो संबंध होता है ये दो के बीच में होता है। एक तो हमारे पास में मात्रक और एक हमारे पास में भ्रूणीय, यानी माता के बीच में और भ्रूण के बीच में दोनों में क्या पाया जाता है, घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। और हमें पता है माता और भ्रूण, या हम कहेंगे माता और बच्चे, इन दोनों का जो रिलेशन होता है वो सबसे अलग होता है, किसी से छुपा नहीं है। माता और बच्चे का रिलेशन किसी से नहीं छुपा है कि जहां माता जो है अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो सेम उसी अकॉर्डिंग प्लेसेंटा की अगर हम बात करें तो यहां पर भी सबसे ज्यादा जो भाग प्रेजेंट होता है वो मात्रक का होता है। अब ये कैसे होता है उसकी बात करेंगे तो हमारे पास में 3 भाग है। कितने भाग है बेटा? 3 भाग है। अगर मैं पहले की बात करूं तो एक होता है बेटा अपाती, एक होता है बेटा पाती। इनको अपन प्लेसेंटा लिख सकते हैं आगे, अपाती प्लेसेंटा, पाती प्लेसेंटा, और एक होता है बेटा विपरीत पाती प्लेसेंटा। एक क्या होता है? विपरीत पाती प्लेसेंटा। इंग्लिश में बात करें तो अपाती के लिए अपन नोन शब्द देंगे और पाती के लिए अपन डेसिडुआ लेंगे। ठीक है, और याद हो तो प्लेसेंटा की जो उत्पत्ति थी वो अपन डेसिडुआ भाग से ही कर रहे थे। और इधर हम बात करें तो इसे हम कह देंगे डेसिडुआ प्लेसेंटा, और इसे अपन कह देंगे कॉन्ट्रा डेसिडुआ प्लेसेंटा। यानी कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि प्लेसेंटा 3 प्रकार के होंगे, संबंध के आधार पे या घनिष्ठता के आधार पे। तो देखो अपाती का मतलब तो मैंने अक्सर आपको कहा है, जहां अ दिख जाए वहां पे आप ये मान लो कि यहां पर संबंध जो है, या अ जहां दिख जाए वहां नहीं है। अब नहीं है तो क्या नहीं है? घनिष्ठ संबंध नहीं है। तो हम लिख देंगे माता व भ्रूण के मध्य संबंध अनुपस्थित, यानी इनके बीच में संबंध नहीं पाया जाता है। अब संबंध नहीं पाया जाता है ना बेटा, तो यहां पर एक प्रक्रिया होती है, उसे हम कहेंगे कि रक्तस्राव नहीं होता है। क्या नहीं होता है बेटा? रक्तस्राव नहीं होता है। लेकिन ये रक्तस्राव कब नहीं होगा? तो याद रखना बेटा, याद रखना बेटा, पैचुरेशन के समय, प्रसव के समय रक्तस्राव क्रिया नहीं होती है। यानी बच्चे को जब मादा की योनि से बाहर निकाला जाता है उस समय ब्लीडिंग प्रोसेस नहीं होती है, या बहुत कम मात्रा में होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बेटा इसकी, तो हम यहां पे काऊ कर सकते हैं। माता और भ्रूण के बीच में संबंध नहीं है तो कौन सा है? अपाती प्लेसेंटा। क्लियर बात है? पाती प्लेसेंटा की बात करें तो हम कहेंगे यहां पे व भ्रूण है संबंध पाया जाता है। क्या पाया जाए बेटा? संबंध पाया जाता है, और ये संबंध जो होता है घनिष्ठ होता है। तो मैं लिखूंगा यहां पे देखो, घनिष्ठता के आधार या घनिष्ठ संबंध
तो भ्रूण के मध्य क्या पाया जा रहा है? घनिष्ठ संबंध पाया जा रहा है। और संबंध पाया जा रहा है तो यहां पर बेटा कौन सी प्रक्रिया होगी? रक्त स्राव की क्रिया। किसकी क्रिया होगी बेटा? रक्त स्राव की क्रिया होती है। अब ये रक्त स्राव की क्रिया कब होगी अपने पास में बेटा? तो याद रखना, पैचुरेशन के, कब होगी? पैचुरेशन यानी प्रसव के समय होगी। इसके अलावा अगर हम विपरीत पाती की बात करें तो सेम लाइन को रिपीट करेंगे और ऐसा लिखेंगे कि माता व भ्रूण के मध्य अधिक घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। अधिक घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, यानी माता का भाग और भ्रूण का भाग, या हम कहें माता के उत्तक और भ्रूण के उत्तक दोनों बहुत घनिष्ठता के साथ में जुड़े होते हैं और अंदर तक धसे होते हैं। तो आप कहोगे सर यहां तो रक्त स्राव की क्रिया ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम क्या लिखेंगे? रक्त स्राव को अंदर ही सोख लिया जाता है, यानी कि वहीं पर एब्जॉर्ब किया जाता है। और रक्त स्राव कब होगा बेटा? पैचुरेशन के समय। किसके समय? पैचुरेशन के समय। एग्जाम्पल की बात करें तो आप यहां पे तालपा की बात करोगे। किसकी बात करेंगे? तालपा की बात करेंगे। और यहां पर हम किसकी बात करेंगे? एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन की बात करेंगे, मनुष्य की बात करेंगे। तो माता व भ्रूण के उत्तकों के बीच में क्या है? संबंध है। और उस संबंध के आधार पर कितने प्रकार है? 3 प्रकार। क्लियर बात है? तो ये हो गया हमारे पास में घनिष्ठता के आधार पे। अब हम दूसरे पोर्शन की बात करते हैं। दूसरे पोर्शन में हमने एक चार्ट बना रखा है, पहले से ही रेडी कर रखा है। और दूसरा जो प्रकार होगा बेटा, दूसरा जो प्रकार वो होगा अपने पास में हिस्टोलॉजिकल। कौन सा होगा? हिस्टोलॉजिकल। और हिस्टो से याद आता है कि अपन यहां पर ओतिकी शब्द जोड़ देंगे। तो ये जो प्लेसेंटा होंगे वो किसके आधार पे होंगे? ओतिकी के आधार पे। और ओतिकी शब्द हम किसके लिए यूज में लेते हैं बेटा? टिश्यूज के लिए यूज में लेते हैं। तो टिश्यूज के अंतर्गत ये कितने प्रकार के होंगे? ये 5 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? 5 प्रकार के होंगे। यहां पर भी हम वही मदर की बात करेंगे और वही हम एम्ब्रोयो की बात करेंगे, भ्रूण की बात करेंगे, दोनों के संबंधों की बात करेंगे। तो माता और भ्रूण के अंदर या माता व भ्रूण के उत्तकों की बात करेंगे कि कितने उत्तक यहां पर मौजूद होते हैं। तो एक तरफ मैंने मात्रक स्तर लिखा, एक तरफ हमने भ्रूणीय स्तर लिखा। तो यहां तक तो अपने पास में कौन से हैं? माता के स्तर। यहां कौन से हैं? भ्रूणीय स्तर। यानी कि दोनों के 3-3 स्तर पाए जाते हैं। 3 ही माता के पाए जाते हैं और 3 ही भ्रूण के पाए जाते हैं। समझ रहे हो बात को? अब बात यह आती है कि माता के स्तर सबसे ज्यादा किसमें होते हैं और भ्रूण के सबसे ज्यादा स्तर किसमें होते हैं। तो बेटा सीधी सी बात है, पहले वाले में आपको पूरे के पूरे स्तर प्रेजेंट करने हैं। और पहला भाग होगा आपका एपिथीलियोकोरियल। कौन सा होगा? एपिथीलियोकोरियल। तो इसके अंदर एंडोमीट्रियम भी पाया जाएगा, इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू भी पाई जाएगी, इसके अलावा एंडोथीशियम भी पाया जाएगा, इसमें ट्रोफोब्लास्ट भी पाया जाएगा, इसमें कलेक्टिव टिश्यू भ्रूण का भी पाया जाएगा और एंडोथीशियम ऑफ ट्रोफोब्लास्ट ये भ्रूण का भी पाया जाएगा। यानी कि 6 के 6 स्तर मौजूद होंगे। और एग्जाम्पल इसका घोड़ा हो जाएगा, हॉर्स इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अपने पास में। इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पे बेटा, तो हमारे पास में दूसरा स्तर आता है सिनडेस्मोकोरियल। कौन सा आता है? सिनडेस्मोकोरियल। इसमें हम माता के एक स्तर को क्या कर देंगे? गायब कर देंगे। तो माइनस का मतलब क्या है? नहीं पाया जा रहा है। बाकी कनेक्टिव पाया जाएगा, एंडोथीशियम पाया जाएगा, पाया जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू पाई जाएगी, एंडोथीशियम ऑफ ट्रोफोब्लास्ट पाया जाएगा। किसमें पाया जाता है? तो आप ये कह सकते हो यहां पे अपने पास में
कि ये हर्बीवर्स में पाए जाते हैं, काऊ और बफेलो में पाया जाता है। इसके अलावा तीसरा होता है बेटा अपने पास में एंडोथीलियोकोरियल। एंडोथीलियोकोरियल तो अंदर तक धसे हुए होंगे, तो सीधी सी बात है का एंडोमीट्रियम भी नहीं होगा, माता का कनेक्टिव टिश्यू भी नहीं होगा, लेकिन माता का एंडोथीशियम जरूर होगा। और उसके बाद में ट्रोफोब्लास्ट होगा, कनेक्टिव टिश्यू भी होगा, और एंडोथीशियम ऑफ ट्रोफोब्लास्ट भी होगा। किसमें पाया जाएगा? कर्निवर्स में पाया जाएगा। और कर्निवर्स में मांसाहारी जीव आते हैं। मांसाहारी में आप कुत्ते को ऐड कर सकते हो, बिल्ली को ऐड कर सकते हो। इसके अलावा हम हीमोकोरियल की बात करें, हीमोकोरियल की बात करें तो हीमोकोरियल के अंदर आपको याद रखना है माता का एंडोमीट्रियम भी नहीं पाया जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू भी नहीं पाया जाएगा, और एंडोथीशियम भी नहीं पाया जाएगा। यानी माता के तीनों स्तर क्या होंगे? अनुपस्थित होंगे। भ्रूण का ट्रोफोब्लास्ट पाया जाएगा, एंडोथीशियम ऑफ ट्रोफोब्लास्ट भी पाया जाएगा। किसमें? ह्यूमन में। इसीलिए इन दोनों के अंदर ज्यादा क्या पाया जाता है? संबंध पाया जाता है। इसके बाद में बात करें हीमो एंडोथीलियोकोरियल की बात करें तो यहां पर एंडोमीट्रियम भी नहीं होगा, कनेक्टिव भी नहीं होगा, इसके अलावा एंडोथीशियम भी नहीं होगा, और ट्रोफोब्लास्ट भी नहीं होगा। केवल भ्रूण के दो स्तर होंगे जो हमारे पास में कनेक्टिव टिश्यू और एंडोथीशियम ऑफ ट्रोफोब्लास्ट मौजूद होंगे। और किस में पाया जाएगा बेटा? ये रैबिट में पाया जाएगा, खरगोश में पाया जाएगा। तो ये होता है हमारे पास में ओतिकी के आधार पे या हिस्टोलॉजिकल बेस के आधार। क्लियर बात है? अब हम एक और बात करते हैं, अपन यहां पे में लिखा हुआ है रोपण के आधार पे, इम्प्लांटेशन के आधार पे। तो देखो रोपण से संबंधित टॉपिक मैंने डेवलपमेंट में पढ़ा दिया आपको, लेकिन यहां पर नॉर्मली मैं समझा दूं तो देखो सतही रोपण जो होता है ना, सतही रोपण जो होता है वो सीधी सी बात है सेंटर में उपस्थित होता है। कहां उपस्थित होता है? सेंटर में उपस्थित होगा, केंद्र में उपस्थित होगा, लेकिन यहां पर संबंध नहीं पाया जाएगा। क्या नहीं पाया जाएगा? नहीं, आसानी से खुले में रहेगा। वो कौन सा होगा? सतही रोपण होगा। अगर एकेंद्री की बात करें तो यहां पर हम लिखेंगे सेंटर में अनुपस्थित, यानी सेंटर में होगा लेकिन संबंध पाया जाएगा, संबंध पाया जाएगा लेकिन इतना भी गहरा नहीं होगा। लेकिन हम अंतराली की बात करें तो अंतराली में हम बात करें दशा हुआ होता है, भ्रूण जो होता है दशा हुआ होता है और अपनी आकृति भी चेंज कर लेता है। तो यहां पर संबंध जो है बेटा वो कैसा होगा? गहरा संबंध पाया जाता है। कैसा? गहरा संबंध होगा, ज्यादा अधिक घनिष्ठ संबंध होगा। क्लियर बात है? इसके बाद में अच्छा इसका उदाहरण देखो तो आप गहरे संबंध जहां दिखता है आपको वहां पर मनुष्य को ऐड करते हुए चलो। इसके बाद में हम लास्ट प्रकार की बात करते हैं रसांकुरों के वितरण के आधार पे, क्योंकि यही रसांकुर जो होते हैं वो गहराई तक धसे होते हैं और इनके आधार पर भी चार प्रकार होता है। एक होता है डिफ्यूज, अच्छा एक चीज और समझो बेटा, यहां पे ये जो रोपण के आधार पे है ना, तो मैंने उस दिन भी बताया था जब प्लेसेंटा पढ़ाया था, वास्तविक प्लेसेंटा और अवास्तविक प्लेसेंटा। तो ये जो सतही रोपण है ना, ये अवास्तविक प्लेसेंटा के बेस पे है। तो अवास्तविक के अंदर दो प्रकार की एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन यानी अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां काम करती है, जिसमें पहला है अपने पास में पहला हो जाएगा कोरियोन और दूसरा हो जाएगा बेटा यॉर्क सैक। ये दो तो कब काम करती है? जब अवास्तविक प्लेसेंटा के बेस पर हमें चुनना होता है। लेकिन अगर वास्तविक प्लेसेंटा के बेस पर अगर हमें चुनना हो तो फिर बात करेंगे, कोरियोन हमेशा साथ रहेगा और उसके साथ में हम एलन किसकी बात करेंगे? एलन
टॉयज की बात कर देंगे यहां पे। अब देखो, जो अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां होती है वो 4 प्रकार की होती है। एक एमनियोन होती है, एक कोरियोन होती है, एक एलेंटोइस होती है और एक योग सैक होती है। योग सैक वहां होती है जहां प्लेसेंटा नहीं होता है, एलेंटोइस वहां होती है जहां प्लेसेंटा होता है। तो देखो, इनके आधार पर अगर डिफ्यूज की बात करें, अगर एलेंटोइस और कोरियोन जो है वो समान मात्रा में वितरित है, अपना समान प्रेजेंस दे रही है, तो वो कौन सा है, डिफ्यूज। और किस में होगा बेटा, पिग के अंदर होगा। वहीं अगर हम बात करें कोटिलैंड्री में बात करें, तो कोटिलैंड्री के अंदर कोरियोन जो एलेंटोइस जो है वो डॉट डॉट यानी छोटे छोटे पोर्शंस में क्या होती है, डिवाइड होती है। उसे हम क्या कहेंगे, कोटिलैंड्री कहेंगे। और कोटिलैंड्री में हम सिप और डियर की बात कर सकते हैं, यानी हिरण की और भेड़ की बात कर सकते हैं। वहीं डिस्कोइड की बात करें तो यहां पर भी वही कोरियोन और एलेंटोइस काम करेंगी, लेकिन ये जो कोरियोन और एलेंटोइस जो होगा बेटा, वो एक डिस्क के रूप में होगा, एक बिंब के रूप में होगा। और उसे हम कैसा, उदाहरण के लिए हुमन की बात करेंगे तो हुमन में डिस्कोइड प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है। किसके बेस पे, रसांकुरों के बेस पे पाया जाता है, विलाइज के बेस पे पाया जाता है। वही जोनरी की बात करें, जोनरी के अंदर एक वलय रूपी संरचना बना, क्या बना लेता है, वलय रूपी संरचना, कोरियोन और एलेंटोइस बनाएगा। किसमें होता है, डोगो। ये बात हो गई अपने पास में भ्रूणीय रसांकुरों के वितरण के आधार। इसके बाद में अगर हम बात करें, इसके अलावा हम बात करें तो हम यहां पे फिजियोलॉजी ऑफ प्लेसेंटा की बात कर सकते हैं। तो फिजियोलॉजी ऑफ प्लेसेंटा से याद आता है कि प्लेसेंटा की कार्यकी क्या होगी। तो देखो, मैंने बताया था प्लेसेंटा की जो कार्यकी है वो पदार्थों का परिवहन करना है। तो पदार्थों के परिवहन में या न्यूट्रिशन की बात कर सकता हूं मैं यहां पे। तो न्यूट्रिशन की बात करें तो हमें पता है कि न्यूट्रिशन सबसे सस्ता और सबसे हल्का और सबसे ज्यादा एनर्जी यानी इंस्टेंटली एनर्जी देने वाला कौन है, मोनोसैकेराइड। अब ये मोनोसैकेराइड जो है बेटा, ये हल्का है, तो इसको तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पहले से हल्का है, ज्यादा तोड़ेंगे तो ज्यादा हल्का हो जाएगा। और इसके बाद में अगर हम बात करें दूसरे की, जो सबसे बारी में काउंट होता है वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, अपने पास में सरल भी होता है लेकिन कॉम्प्लेक्स ज्यादा होता है। लेकिन हम चाहें तो प्रोटीन को तोड़ सकते हैं, और जब हम प्रोटीन को तोड़ेंगे तो हम एमिनो अम्लों की बात करेंगे। और हमें पता है कि दो एमिनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है, तो उनको क्या करेंगे, तोड़ देंगे, तो इनको एमिनो एसिड के रूप में प्लेसेंटा लेके जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो प्रोटीन है, एक विशेष प्रकार की प्रोटीन जो और होती है, जिसे हम इम्यूनो प्रोटीन्स कह सकते हैं या ग्लूबो प्रोटीन्स कह सकते हैं। और ये सब किस में काम आती है, इम्यूनिटी में काम आती है, के रूप में भी काम आती है। और हमें पता है कि इस इम्यूनिटी के बेस पर प्रोटीन्स जो होती है या एंटीबॉडीज जो होती है वो 5 टाइप्स की होती है। आईजीजी होती है, आईजीजी होती है यानी कि ग्लोबिलिन या गामा इम्यूनोग्लोबुलिन। इसके अलावा हम बात करें आईजीए होती है, इसके अलावा आईजीएम होती है, इसके अलावा आईजीई होती है, और इसके अलावा आईजी। क्लियर बात है। तो ये 5 टाइप्स की जो 5 टाइप्स की जो एंटीबॉडीज है, ये प्लेसेंटा पर भी होती है, प्लेसेंटा को पार करके भी जाती है। कैसे करते, तो समझो। तो मैं पहली पॉइंट लिख रहा हूं, मैं यहां पर पहला पॉइंट लिख रहा हूं, तो देखिएगा, प्लेसेंटा को पार करने वाली, प्लेसेंटा को पार करने वाली एंटीबॉडी, तो जो प्लेसेंटा को आर पार कर सकती है, जो प्लेसेंटा को आर पार कर सकती है बेटा, वो है आई। क्लियर बात है। जो भ्रूण में भी जा सकती है और माता के पास में आगे पीछे चलती रहती है, वो कौन है, आईजीजी। इसको कोई रोक टोक नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है इसके पास में, बिना लाइसेंस जा सकती है। दूसरा है कम अणुभार वाली, कम अणुभार वाली एंटीबॉडी। तो अगर कम अणुभार वाली एंटीबॉडी की भी अगर हम बात करें तो वहां पर भी बेटा हम आईजीजी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे,
आईजीजी की बात करेंगे। इसके एंटीजन के खिलाफ, एंटीजन के खिलाफ सबसे पहले सक्रिय एंटीबॉडी, तो सक्रिय एंटीबॉडी भी कौन है? आईजीजी है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम लिखेंगे प्लेसेंटा में ज्यादा मात्रा में उपस्थित एंटीबॉडी भी कौन है बेटा? आईजीजी है। कौन है? आईजीजी। पांचवी की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कोलेस्ट्रोम में उपस्थित एंटीबॉडी। तो कोलेस्ट्रोम में बेटा आईजीजी भी पाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी होगी? आईजीए। कोलेस्ट्रोम जो होते हैं माता के प्रथम दुग्ध को बोलते हैं और इसे हम खीस भी बोलते हैं। यह हल्का पीले कलर का होता है। हम बात करें अधिक अणुभार वाली, यानी जिसका सबसे ज्यादा भार होता है एंटीबॉडी का, वो है आईजीएम। कौन सी है? आईजीएम मेटा। अब देखो ज्यादा है तो ये पार नहीं कर पाएगी, तो हम कहेंगे प्लेसेंटा में उपस्थित, यानी प्लेसेंटा में तो रहेगी लेकिन प्लेसेंटा के बाहर नहीं जा सकती, भ्रूण तक नहीं जा सकती। वो कौन होगी? आईजीएम। आईजीएम किसको देगा? आईजीजी को देगा, वो ले जा करके आगे देगा। और लास्ट एंड फाइनल की बात करें हम एलर्जी की अवस्था में उपस्थित एंटीबॉडी। अगर एलर्जी की बात हो रही है तो फिर आप याद रखना आईजीई। एप्सिलॉन इम्यूनोग्लोबुलिन भी एलर्जी की अवस्था में। आप बोलोगे आईजीडी, तो बेटा आईजीडी एंटीबॉडी होती है लेकिन उसका कार्य अभी तक ज्ञात नहीं है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि विष के प्रति सबसे पहले सक्रिय होने वाली एंटीबॉडी कौन सी है? आईजीडी है। क्लियर बात है। इसके अलावा लास्ट एंड फाइनल टॉपिक्स की हम बात करेंगे आज की, वो होगा फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, यानी कि प्लेसेंटा के कार्यों की बात होगी। तो देखो बेटा प्लेसेंटा के कार्यों को मैं एन पी ई या मैं कहूं आर ई और एच में बांट सकता हूं। एन का मतलब बेटा न्यूट्रिशन, पी का मतलब प्रोटेक्शन, आर का मतलब रेस्पायरेशन, ई का मतलब एक्सक्रीशन और एच मतलब, यानी कि इन सब का क्या करता है? ये परिवहन करता है। तो याद रखिएगा प्लेसेंटा के जो कार्य होते हैं उन्हें हम एन पी आर ई एच, एन का मतलब न्यूट्रिशन, पी का मतलब प्रोटेक्शन, आर का मतलब रेस्पायरेशन, ई का मतलब एक्सक्रेशन और एच का मतलब हार्मोन, इन सब के परिवहन में मदद करती है। आज के लिए इतना ही काफी है। आई होप टॉपिक आपको समझ में बैठा होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई दुविधा रहे टॉपिक में तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम आपको उसका सॉल्यूशन दे देंगे। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन एग्जाम के थ्रू भी, 12th के बेस के आधार पर भी, नीट के बेस के आधार पे, लैब असिस्टेंट के आधार पे, या आप किसी अन्य सीयूटी या जेट या सेमेस्टर वाइज यूनिवर्सिटी के भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ में और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए जीवन में।